सोलापुर नाम के गांव में एक रामलाल और राघव का दाम्पत्य रहा करता था। उनका एक लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव एक बड़े कंपनी में जॉब किया करता था। कुछ दिनों बाद राघव की शादी सरोज की लड़की से हो गई। सरोज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर सरोज घर के कामों में माहिर थी। तो कोई भी काम जल्दी आ जाया करता था। एक दिन राधा रामलाल से, अजी, हमें बहू ना बड़ी अच्छी मिली है, मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। हाँ राधा, ये बात सच कही तुमने। मेरे राघव के तो भाग ही खुल गए। हाँ राधा, अब जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। अभी बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर राधा किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी सरोज वहां आ जाती है और सरोज अपनी सास से, माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो बहू, मैं बना लूंगी चाय। ठीक है माँ जी, तब तक मैं बाहर पौधों को पानी डालकर आती हूँ। ऐसा कहकर सरोज वहां से चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सरोज और राघव दोनों भी बहुत खुश थे। उनकी शादी को 1 साल हो गया था। एक दिन राघव घर आ रहा था। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में राघव की मौत हो गई। ये खबर घर में मालूम पड़ते ही जोर जोर से रोने लगे। उनके घर में तो के बादल छा गए। कुछ दिनों बाद राघव का कार्य पूर्ण हो गया। अब राधा का सरोज के प्रति बर्ताव बहुत ही बदल गया था। राधा उसे अब आए दिन बहुत टोका करती थी, उसे खरी खोटी सुनाया करती थी, जैसे कि उसी की वजह से उसका बेटा चला गया। एक दिन सरोज अपने कमरे में रो रही थी, खुद से ही बातें कर रही थी। मेरे ही नसीब में ये सब क्यों है? मेरे नसीब में खुशियां ही नहीं लिखी है। इन सब में मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? और राघव, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा कहकर सरोज और जोर जोर से रोने लगती है। वो दिन गम में डूबकर काम किया करती थी और राधा तो सरोज को उसके लड़के की मौत का जिम्मेदार माना करती थी। इसीलिए राधा का सरोज के प्रति रवैया बहुत बदल गया था। एक दिन राधा सरोज से, अरे ओ करमजली, तुम्हें खाना तक बनाना नहीं आता, सब दाल जला दी। माँ जी, मैं बाहर आंगन में काम कर रही थी तो थोड़ी दाल जल गई। मुझसे ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पहले मेरी बेटी को खा गई और अब हमें मारने पे तुली हो। ये सब सुन सरोज के आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते अपनी सास से, माँ जी, मेरे मन में कभी आप दोनों के लिए ऐसा विचार नहीं आया, और आप ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी, आपको भी पता है ना कि इनकी मौत कैसे हुई थी, फिर भी आप मुझे बोल रही हो। ऐसा कहते ही सरोज के आंखों में आंसू आ गए और वो दूसरे कमरे में चली गई। सरोज के ससुर जी राधा से, राधा, तुम्हें सरोज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे मत सिखाइए कि मुझे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। मैं मेरा देख लूंगी। राधा, ऐसा कैसा चलेगा? तुम हमारे बेटे के मरने का जिम्मेदार उसको कैसे मान सकती हो? इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, मुझे पता है, मगर मेरा मन नहीं मानता। उसके ही अपशकुनी पैरों के कारण मेरा बेटा चला गया। बस राधा, बहुत हो गया। मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगी। राधा चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर बेटे की यादों में रोने लगती है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके घर में कमाने वाला कोई ना होने के कारण घर का राशन खत्म हो रहा था। एक दिन सरोज अपनी सासू माँ से, माँ जी, हमारे घर का अनाज अब खत्म हो रहा है तो हमें पहले अनाज भरना पड़ेगा। इस घर में एक ही तो था कमाने वाला, वो भी चला गया। मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करके देखती हूँ। उनकी बातें सुन सरोज को बहुत बुरा लगा। उसने घर में ना बैठकर घर के लिए कुछ करने का ठान लिया। एक दिन सरोज कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई। उधर कुछ औरतें बातें कर रही थी। मैंने सुना है कि हमारे गांव में विधवाओं के लिए कुछ योजना आई है। अरे, विधवाओं ने कुछ काम करना अच्छा लगता है क्या? उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए। तुम चुप करो रेशमा, मैंने भी यही सुना है। ये योजना ग्राम पंचायत में आई है। कैसी योजना है सुमन दीदी, मुझे भी बताइए। अरे सरोज, हमारी ग्राम पंचायत में योजना आई है, उसका तुम लाभ ले सकती हो। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे कागजात लेकर जाना होगा। मैं जाकर देखूंगी। हाँ ठीक है,
तुम जाकर देखो। ऐसा कहकर सरोज अपने घर चली आती है और घर आते ही सरोज घर के काम करने लगी और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगी। तभी उसके ससुर जी सरोज से, बहू, हमारे गांव की ग्राम पंचायत में एक योजना आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस योजना का लाभ लो। पिताजी, मैं भी यही सोच रही हूँ, कल जाकर देखती हूँ। हाँ बहू, तुम जाकर देखो और कुछ मदद लगे तो मुझे बताना। ऐसा कहकर रामलाल वहां से चले जाते हैं। सरोज अगले दिन अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके ग्राम पंचायत के ऑफिस में चली जाती है। वहां जाकर सरोज सरपंच जी से, सरपंच जी नमस्ते। मुझे ऐसे पता चला है कि विधवाओं के लिए कुछ योजना आई हुई है। जी, आपको सही पता चला है कि योजना के अंतर्गत आपको सिलाई मशीन तथा कुछ काम की चीजें भी मिल सकती है। आपको सिलाई मशीन चाहिए क्या? उसका ट्रेनिंग भी है जिससे आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे कपड़े सिलवा सकती है। मुझे वह ट्रेनिंग करना है सरपंच जी। आप मेरा नाम लिख लीजिए उस ट्रेनिंग में। मैं अभी लिखवा लेता हूँ। आपका अगले हफ्ते में ट्रेनिंग होगा। जी सरपंच जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सरोज घर पर आ जाती है। सरोज को इतने दिनों बाद कुछ नया काम करने की चाह के कारण उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसी के कारण सरोज ने घर के सारे काम जल्दी खत्म करके सोने चली गई। अब एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अगले हफ्ते में सरोज को सिलाई करने का ट्रेनिंग शुरू हो गया। अब सरोज वो ट्रेनिंग मन लगाकर करने लगी और उसे सिलाई करने का काम बहुत अच्छी तरीके से आने लगा। उसकी हाथ की कला देख सभी संतुष्ट थे। अब सरोज को सिलाई मशीन घर में काम करने के लिए मिली थी। वो सिलाई मशीन देख सरोज उसके पैर पड़ती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। उसके पास अब गांव के बहुत सारे कपड़े सिलवाने के लिए आया करते थे, इसलिए सरोज को वक्त ही नहीं मिलता था कि वो दूसरी बातें मन पर लेकर सोचे। अब सरोज महीने के अच्छे खासे रुपए कमाया करती थी। उसने एक महीने के सारे पैसे इकट्ठा किए और अपने सास ससुर जी से, माँ जी, ये मेरी महीने की कमाई है, ये आप अपने पास रखिए। नहीं बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम सच में हमारी बेटी निकली। मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा मगर तुमने मेरा कहना मन में ना लेकर खुद की तरक्की की। नहीं माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर मेरे पीछे नहीं खड़े रहते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। अरे बहू, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। सरोज अब राधा और रामलाल के पैर पड़ती है और अपना काम खुशी खुशी करने लगती है। कुछ सरोज ने अपने साथ और कुछ लड़कियां काम करने के लिए रख ली थी और उनके साथ मिलकर सरोज अच्छा काम किया करती थी। सरोज अब स्कूल के ड्रेसेस और बाकी के सारे कपड़े सिलने में माहिर हो चुकी थी, जिसे विधवा कहकर चिढ़ाने वाला समाज आज उसकी तरफ सम्मान पूर्वक देख रहा था।